18वीं शताब्दी की दुनिया में 3 बड़े साम्राज्य थे। भारत में मुगल साम्राज्य, फारस में सफेदिक साम्राज्य और तुर्की में उस्मानी साम्राज्य। लेकिन यही दौर था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और तीनों महान साम्राज्य पतन की ओर फिसलने लगे थे। इसी दौर में भारत से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर उदय हुआ नासिर कुली खान उर्फ नादिर शाह का, जो बहुत जल्दी दिल्ली के लिए नासूर बनने वाला था। नादिर शाह एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति था। उन्हें सत्ता का बहुत ज़्यादा नशा था। अंग्रेज़ी इतिहासकार उन्हें एक बहुत बड़ा लुटेरा बताते हैं। उनके अंदर क्रूरता की झलक थी, काफ़ी क्रूर थे। वो बहुत ही गरीबी से उभर के आया था। माना जाता है कि उसके पिता गडेरिया थे और वो भेड़ चलाया करते थे। नादिर शाह ने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। उन्होंने मजदूरी का काम किया, किसान भी थे, डकैत भी रहे। उन्होंने किस्म किस्म के काम किए। नादिर शाह सेना में भर्ती हुआ। सेना में इसने बहुत कुछ नाम कमाया और ख़ासतौर पर तुर्की के विरुद्ध एक लड़ाई में इसने काफ़ी छोटी सी सेना थी मगर तुर्की को रोक के रखा और यहाँ से इसका असली उत्थान शुरू हुआ। और सफ़ावी वंश के ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने कुछ नादिर शाह ने जब ईरान पर कब्ज़ा किया और ईरान के शाह बने तो एक एम्पायर बिल्डर माने जाते हैं नादिर शाह। वो भी चाहते थे कि तैमूर की तरह एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है तुर्की से लेकर हिंदुस्तान तक और उज़्बेकिस्तान से लेकर अरेबिया तक पूरा का पूरा स्थापित किया जाए। इधर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो 1707 में हुई, तमाम कमज़ोर शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के जो एक पहले के जो एक भय था, उस पर जो एक विशालता थी, वो सब धीरे धीरे छिन्न होती जा रही थी। और उसके बाद स्थानीय राज्य व्यवस्थाएं विकसित हो रही थी। कुछ अन्य राज्य उभर के आ रहे थे। एक तरफ दक्षिण में निज़ामुल मुल्क का था, उत्तर में अवध था, पूर्व में बंगाल था, पश्चिम में मराठा थे। 1739 में मोहम्मद शाह दिल्ली के बादशाह थे। बहुत रंगीन मिजाज था, उसका नाम ही रंगीला था। उनको रंगीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रंगीन तबीयत की थी। उनको नाच गाने का बड़ा शौक था, शेर व शायरी का बड़ा शौक था। और अय्याश प्रवृत्ति के आदमी थे। खास तौर पे नादिर शाह को ये बात मालूम थी कि हिंदुस्तान कमज़ोर हाथों में जा चुका है और मुग़ल सल्तनत में किसी बड़े हमले को बर्दाश्त करने की या बड़े हमले को विफल करने की ताकत बची नहीं है। तब के फारस और आज के ईरान का सुल्तान नादिर शाह लगातार युद्ध जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। एक जनरल और बादशाह के तौर पर उसका लोहा मानने के लिए लोग मजबूर थे। लेकिन भारत में मोहम्मद शाह की बादशाहत में मुगल साम्राज्य की सीमा लगातार सिमट रही थी। इस हाल में नादिर शाह भारत पर हमले की वजह ढूंढने लगा। नादिर शाह ने कहा था सोने की चिड़िया के कुछ पंख मुझे भी चाहिए हैं और उसने बहाने ढूंढे थे कि किस तरह से हम आके हिंदुस्तान के ऊपर धावा वो हम अटैक करें। और उसमें एक था कि आपने हमारे कुछ बागियों को पनाह दी। नादिर शाह खुरासान के रहने वाले थे और खुरासान जो है वो फारस के उत्तर पूर्व का इलाका है, उसके पास अफ़गानिस्तान है। और कई गिलज़ाई अफ़गान और दूसरे किस्म के अफ़गान बागी जो हैं वो नादिर शाह के ख़िलाफ़ वहाँ बाकायदा सक्रिय रहते थे। तो उन लोगों ने ईरान के कुछ हिस्सों में हमले भी किए और अपनी बाउंड्रीज जो हैं ईरान में बढ़ाने की कोशिश कर दी। नतीजा ये हुआ कि नादिर शाह ने उन लोगों पर हमला किया और इन लोगों को वहाँ से भगाया। ये जो विद्रोहकारी थे ये अफ़गानिस्तान में ही नहीं शरण लेते थे, ये मुग़ल साम्राज्य में जाके शरण लिया करते थे, जिससे नादिर शाह नाराज़ हुए और उन्होंने बार बार काबुल के गवर्नर को और लाहौर के गवर्नर को चिट्ठियाँ लिखी और उनसे ये कहा कि जिन लोगों को तुम पनाह दे रहे हो वो मेरे दुश्मन हैं, इनको तुम पनाह मत दो, इनको मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इनको माकूल सज़ा दे सकूँ। इनको पनाह देना मेरे हिसाब से मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाली बात होगी। इन अफ़गान्स को सज़ा देने के लिए नादिर शाह ने पहले अफ़गानिस्तान पे हमला किया, काबुल पे कब्ज़ा कर लिया और फिर काबुल पे कब्ज़ा करने के बाद वो धीरे धीरे काबुल से जो है आगे बढ़ता हुआ पेशावर पे आया। उसके बाद नादिर शाह पहुंचा लाहौर।
लाहौर का जो गवर्नर था उसने ज़्यादा समझदारी दिखाई और उसने ये सारा जो झमेला था उसको नादिर शाह को कुछ बड़ी रकम देके 20 लाख रुपया देके और 100 हाथी देके ख़त्म कर दिया। और नादिर शाह ने वहाँ पे कत्लेआम नहीं किया, लूटमार नहीं की। दिल्ली में बार बार ये खबर आती थी कि नादिर शाह धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को ये ख़ास मालूम नहीं था कि नादिर शाह रुकेंगे कहाँ, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला को जब भी ये खबर ला के दी जाती थी तो मोहम्मद शाह रंगीला ये कहते थे, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। तत्कालीन मुगल सल्तनत की सीमा काबुल से आगे तक जाती थी। नादिर शाह ने काबुल पर कब्जा कर महान मुगल सल्तनत को सीधे चुनौती दी थी। 1526 में बाबर ने भारत पर हमला कर मुगल सल्तनत को कायम किया था। उसके 213 साल बाद पश्चिम से कोई हमलावर पहली बार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। जब ये लाहौर पहुंच गया तो मोहम्मद शाह ने एक युद्ध काउंसिल की बैठक बुलाई और उसमें निश्चय किया गया कि बजाय कि दिल्ली के करनाल जाके अपनी सेना समेत नादिर शाह को रोका जाए। मोहम्मद शाह ने उसके जो दो सबसे बड़े गवर्नर्स थे, सादात खान जो कि अवध का अध्यक्ष था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, उसे और निज़ामुल मुल्क को जो कि दक्कन का निज़ाम था, उस दोनों को कहा गया कि तुरंत करनाल में जाके एकत्र हों। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा रोष और जलन थी। तो क्योंकि इन दोनों में आपस में फूट थी और एक दूसरे के दे डिड नॉट सी आई टू आई विथ ईच अदर, तो मुग़ल रैंक्स में डिवीज़न बहुत था, मुग़ल रैंक्स में यूनिटी नहीं थी। सादत खान खुद निज़ामुल मुल्क बनना चाहते थे, मतलब बेसिकली सादत खान चाहते कि बुरहान मुल्क का खिताब जो है और कमांडर का खिताब उनके हाथ में आ जाए, उनको दिया जाए, तो उनकी निज़ामुल मुल्क से बनती नहीं थी। और उस वक्त नादिर शाह लाहौर को फतह करने के बाद वो धीरे धीरे जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जीटी रोड, जिसको आज हम लोग जीटी करनाल रोड बोलते हैं, उस सड़क के रास्ते, उसी सड़क पे वो जो है दक्षिण की तरफ आने शुरू हो गए दिल्ली की तरफ और धीरे धीरे अम्बाला से होते हुए वो करनाल के पास पहुँचे जहाँ मुग़ल फौज उनका इंतज़ार कर रही थी। नादिर शाह की सेना पहुँची तो उस समय तक सादात खान वहाँ पहुँचा ही नहीं था। निज़ामुल मुल्क अपनी सेना लेके पहुँच गया था। मोहम्मद शाह रंगीला के पास 300 से ज़्यादा बंदूकें, भारी भारी तोपें इनके पास थीं। 2.5-3 लाख की बहुत बड़ी सेना थी जिसमें कई किस्म के लोग थे। भाड़े के सैनिक भी थे, जिसमें दूर दराज से आए कैप्टन के सैनिक भी थे, लेकिन जो इनके सबसे काबिल जनरल थे वो थे सादत खान। और सादत खान बाद में इनके पास अपनी 30,000 की सेना लेकर पहुँचे। युद्ध 24 फरवरी 1739 को आरंभ हुआ था। सादात खान की सेना 23 फरवरी की रात में पहुंची और वो सैनिक इतने थके हुए थे, वो पूरी सेना नहीं थी, उसके 30,000 सैनिक तो पानीपत और करनाल के बीच के रास्ते में ही पहुंचे थे। जब सादत खान 30,000 की सेना लेकर इनके पास पहुंच रहे थे, नादिर शाह ने अपना खेल खेला। सादात खान अपना पहुंचने के बाद सम्राट के सामने अपने को हाजिर करने के लिए पहुंचा तो पीछे से नादिर शाह ने अपनी एक टुकड़ी सादत खान के जो कैंप फॉलोअर्स थे, जो बैगेज ट्रेन था जिसको हम लोग बुनगे बोलते हैं, उनको लूटने के लिए एक टुकड़ी भेजी, जो सही मायने में डाइवर्जनरी टैक्टिक था। जब सादत खान को ये लगा कि मेरी बैगेज ट्रेन लूट रही है, तो सादत खान ने अपने आप को वापस मोड़ा, अपने ट्रूप्स को वापस मोड़ा और बैगेज ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। सादात खान पीछा करते हुए बहुत आगे निकल गया और उसका और मुगल सेनाओं का संबंध टूट गया। सादात खान पूरी तरह युद्ध नहीं लड़ सकता था। यह घटना 23 फरवरी 1739 की रात की है। इसके अगले ही दिन यानी 24 फरवरी 1739 को युद्ध का ऐलान हो गया। दिल्ली से तकरीबन 75 मील दूर करनाल में मुगल साम्राज्य के भविष्य का फैसला होने जा रहा था। नादिर शाह की जीत की इबारत मुगल सेना के 2 बड़े सरदारों की कलह ने जंग से पहले ही लिख दी थी। सादत खान और निजामुल मुल्क ने एक दूसरे को मिटा देने की ख्वाहिश पाल रखी थी। दोपहर 1 बजे युद्ध का बिगुल बजा। सादत खान हड़बड़ी में नादिर शाह की सेना से जा भिड़ा।
नादिर शाह के बंदूकधारियों ने सादत खान की सेना पर जोरदार हमला बोला। सादत खान के हाथी पर उन्माद सवार हो गया और वो पागल होकर नादिर शाह के खेमे में जा घुसा। घायल सादत खान को बंदी बना लिया गया। इसी बीच गोली लगने से मुगल सेनापति खान दुरान भी बुरी तरह से घायल हो गया। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में महज 6 घंटे में जीत हासिल की थी। लगभग 213 साल पहले बाबर की इसी जीत ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसी पानीपत से लगभग 35 किलोमीटर दूर करनाल में बाबर के वंशज मोहम्मद शाह रंगीला ने सिर्फ 3 घंटे में लुटेरे नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए। हारे हुए मुगलों की तरफ से निजामुल मुल्क नादिर शाह के पास पहुंचा, इस उम्मीद के साथ कि नादिर शाह 50 लाख रुपए और कुछ हीरे जवाहरात लेकर वापस ईरान लौट जाएगा। नादिर शाह को प्रस्ताव दिया गया युद्ध समाप्त करने के लिए कि वो 50 लाख ले ले और कुछ और उपहार दे दे, कुछ उनको हाथी और घोड़े दिए जाए और उसके बाद वो वापस चले जाएं, जिसके लिए नादिर शाह तैयार था। लेकिन अभी दिल्ली की आबरू लूटी जानी बाकी थी। दिल्ली के इस लूट की इबारत किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुगलों ने ही लिखी थी, कहीं अपनी बेवकूफी से तो कहीं आपसी रंजिश से। लेकिन उसके अंजाम का अंदाजा किसी को नहीं था। खान दाऊद इस युद्ध में जब घायल हुआ और उसके बाद एक दिन बाद उसकी मृत्यु भी हो गई, निजामुल मुल्क और सादात खान दोनों ही मीर बख्श की गद्दी हथियाना चाहते थे। तो इन दोनों को उम्मीद थी कि उनको बनाया जाएगा और मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को मीर बख्श बनाया बजाय कि सादात खान को। और नतीजा ये हुआ कि सादात खान ने चोरी छुपे जाके नादिर शाह को सारी शर्तें बदलने के लिए कहा। नादिर शाह का जो दिमाग है उसको फेरने में सादत खान ने बहुत अहम भूमिका अदा की कि आप दिल्ली चलिए, मोहम्मद शाह आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, दिल्ली चलिए, वहाँ बहुत सारी धन दौलत है, वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। नादिर शाह को सादत खान की बातें समझ आ गई। उसने तुरंत एक नई चाल चली। नादिर शाह ने हारे हुए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को अपने कैंप में बुलाया। मोहम्मद शाह रंगीला बिना सोचे समझे अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ नादिर शाह के कैंप में जा पहुंचा। मोहम्मद शाह रंगीला गया तो था अपनी मर्जी से, लेकिन लौट नहीं पाया। नादिर शाह ने उसे अपने यहां नजरबंद कर लिया और कई शर्तों के साथ दिल्ली रवानगी का फैसला लिया। 20 करोड़ रुपये तुरंत वहाँ दे। फिर ये मांग बढ़ के 50 करोड़ हुई, जिसमें कहा कि 20 करोड़ यहाँ दिए जाएंगे, बाकी 30 करोड़ 10-10 करोड़ के इंस्टॉलमेंट में अलग अलग जगह पे पहुँचाए जाएँ। मुग़ल सम्राट ये देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके पास इतना धन एकदम से निकालना मुश्किल था। कुछ समय के बाद इन लोगों ने निश्चय किया कि ये अब दिल्ली जाएंगे। उसके बाद फिर वो दिल्ली की तरफ आते हैं। जब दिल्ली से निकले थे तो मोहम्मद शाह जो थे वो दिल्ली के बादशाह थे, लेकिन जब दिल्ली में वो वापस आए हैं तो नादिर शाह बादशाह थे। और शालीमार बाग जो आज के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के आगे है था, वो आके शालीमार बाग में रुक गया और मोहम्मद शाह जो है वो सर झुकाए हुए किले में दाखिल हुए। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को अंडर गार्ड मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली भेजा वहाँ से कि आप पहले शहर में जाइए और जा कर के हमारे इस्तकबाल का माकूल इंतज़ाम कीजिए। दूसरे दिन शालीमार बाग से लेके लाल किले तक जो इनके सिपाही थे, नादिर शाह के जो ईरानी सिपाही थे, उन्होंने रास्ते भर जो उनकी घुड़सवार थे, उन्होंने दोनों तरफ रास्ते के वो खड़े हुए थे। ये डर भी था ना कि अगर सीधा वो आ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में बगावत हो जाए। 21 मार्च के आसपास वो दिल्ली के अंदर आए और आने के बाद उनको जो है वहाँ लाल किले में ठहराया गया। किले के अंदर जितने ये बादशाह थे उनके अपने महल हुआ करते थे। उस महल के अंदर सिर्फ या तो बादशाह और या उनकी जो बेगमात थी और नौकर, और नहीं तो ख्वाजा सरा जो यूनक्स होते थे, उन्हीं को इजाज़त थी आने की। तो बादशाह ने अपना जो महल था वो उनको दिया नादिर शाह को। और अगले दिन जब स्वागत समारोह किया गया तो उसकी चाबी पूरी की पूरी खजाने की नादिर शाह को दे दी गई।
पिछले करीब 300 साल से जो खजाना इकट्ठा किया गया था वो अब किसी विदेशी के हाथ में सौंप दिया गया। नादिर शाह जब आया है बादशाह बन के तो उसके नाम पे खुतबे पढ़े गए, मस्जिद में, जामा मस्जिद में उसका नाम का खुतबा पढ़ा गया ईद उल अज़हा मतलब बकरीद की नमाज के बाद, क्योंकि बकरीद थी उस वक़्त, और उसके बाद 2 महीने तक उसी के सिक्के चले जब तक कि वो दिल्ली रहा। जब नादिर शाह की फ़ौज दिल्ली में आई तो दिल्ली में रसद सामान की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से दाम बढ़ने शुरू हो गए। लिहाजा सुनने में आया है कि उस वक्त दिल्ली में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई जब नादिर शाह दिल्ली पहुँचे, और नादिर शाह के जो फौजी थे, नादिर शाह के जो सिपाही थे, उन लोगों का मन था कि वो सामान को सस्ते में खरीदें। नादिर शाह के सैनिकों ने आदेश दिया था कोतवाल के माध्यम से कि जितने भी व्यापारी हैं वो दाम नहीं बढ़ा सकते, और लोगों के आने जाने के ऊपर रोक लगाई गई थी। तो पहाड़गंज में बहुत बड़ा बाजार था, बहुत बड़ा गंज था, जहां नादिर शाह के कुछ सिपाही सामान वगैरह खरीदने गए थे, तो उनको वहां सामान बहुत ज़्यादा महंगा लगा, जिसकी वजह से कुछ उनमें नोकझोंक हुई और शायद कुछ सिपाहियों पे कुछ व्यापारियों ने हमला किया, और कुछ बाज़ार के जो क्राउड्स होते हैं, बाज़ार में जो लोग खड़े थे, उन लोगों के हाथों नादिर शाह के कुछ सिपाही मारे गए। दूसरी कहानी ये भी है कि नादिर शाह जब दिल्ली में दाखिल हुए तो उस वक्त उनके दाखिल होने के थोड़े ही घंटों बाद दिल्ली में एक अफवाह उड़ाई गई कि नादिर शाह का कत्ल कर दिया गया है। तो इस अफवाह के बाद ऐसा बताया जाता है कि कुछ बाज़ारों में नादिर शाह के 200-400 सिपाहियों को दिल्ली के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। ये बात रात में पता चल गई नादिर शाह को। नादिर शाह को फिर भी कहते हैं यकीन नहीं आया। दूसरे दिन उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और 7 बजे सुबह वो निकला देखने के लिए शहर में कि क्या हो रहा है। तो उर्दू बाज़ार और चांदनी चौक के बीच में एक मस्जिद थी जिसका नाम था रोशनुद्दौला मस्जिद। बहुत ही खूबसूरत थी, उसमें क्योंकि सुनहरी केसिंग लगी हुई थी उसकी गुंबदों पे, डोम्स के ऊपर, तो वो सुनहरी मस्जिद भी कहलाती थी। जब नादिर शाह निकले हैं महल से तो बहुत दूर का रास्ता तो था नहीं, वो वहाँ पहुँचे। उस वक्त नादिर शाह पे किसी ने गोली चलाई। नादिर शाह पे जो गोली चलाई गई वो नादिर शाह को तो लगी नहीं, लेकिन नादिर शाह के उनके साथ उनके एक सिपाही या कमांडर थे, उनको गोली लगी, वो मारे गए उसमें। बस फिर तो क्या था, खून चढ़ गया इनको। ये सीढ़ियों पे चढ़े और सीढ़ियों पे से चढ़ के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने अपनी तलवार जो थी अपने म्यान से निकाल कर उसको खड़ी कर दी। जब तलवार को म्यान से निकाल के चमकाया जाता है धूप में, तो उसका मतलब फौज को इजाज़त दे दी जाती है कि अब आप कोई कायदा कानून नहीं मानेंगे और कत्लेआम करेंगे, लूटपाट करेंगे, और जब तक ये तलवार म्यान में वापस नहीं जाएगी तब तक कत्लेआम चलता रहेगा। ये कत्लेआम फैलता ही गया है। चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है जहाँ पे ये दरीबा है, उसके बाद वहाँ से फिर पीछे चौड़ी बाज़ार, जामा मस्जिद होते हुए दिल्ली दरवाज़ा जो आज है, उस से लेके बाहर पहाड़गंज तक ये फैला। जहाँ जितने लोग मिले उन्होंने मारे, जो भाग सके वो भाग गए। तो ज़्यादा कत्लेआम जो हुआ बड़े बड़े बाज़ारों में हुआ, जहाँ लोग निकले हुए थे ख़रीद फरोख्त के लिए, दिन का सामान लेने के लिए, जहाँ उनको लोग मिले, जहाँ दुकानदार मिले, जहाँ उन्हें व्यापारी मिले, जहाँ मालदार लोग मिले। 30,000 से लेकर करीब 1 लाख तक लोग मारे गए, इसमें मर्द, औरतें, बच्चे सभी। यहाँ तक कि कहते हैं कि 4 लाख व्यक्तियों को मारा गया था इस दौरान, इन 6 घंटे में, जो संभव नहीं प्रतीत होता उस समय के हिसाब से। संभवतः 1 लाख या उससे ऊपर भी हो सकता है। एक डच चश्मदीद मैथ्यूज वान लिप्साई ने रोंगटे खड़े कर देने वाले इस कत्लेआम को इस तरह दर्ज किया। ईरानी जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खून की बारिश हुई हो। नाले खून से बजबजा रहे थे। कम से कम 10,000 महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। बहुत सारे लोग शायद रोते पीटते जो है परेशान हाल में बदहवास हुए मोहम्मद शाह के पास पहुंचे। निज़ामुल मुल्क जो थे वो इनके वजीर थे मोहम्मद शाह के, और मोहम्मद शाह का वो पैगाम लेके आए कि खुदा के लिए ये कत्ल व गारत का बंद करो, और उन्होंने उनसे रहम की भीख मांगी और याचना की कि दिल्ली के लोगों को बख्श दिया जाए, और वो उन्होंने ये भी कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बख्श दीजिए, आपको जो धन दौलत, जो पैसे, जो सोना चांदी, जो रकम आपको चाहिए
वो रकम मैं आपको देने को तैयार हूं। और उस वक्त फिर इन्होंने अपनी तलवार जो है वो अंदर करी और कत्लो गारत बंद हुआ। नादिर शाह ने कत्लेआम रोकने के साथ एक शर्त रखी। उसने दिल्ली छोड़ने से पहले 100 करोड़ रुपए की मांग रखी। इस मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली को फिर से लूटा गया। लूटने वाले इस बार नादिर शाह के सिपाही नहीं थे, बल्कि खुद मुगलों ने ही अपने शहर को लूटा। शहर को लूटकर मुगलों ने नादिर शाह की शर्तें पूरी की। हवेलियों में गए और हवेलियों में जो बोर्ड्स थे, जो लकड़ी के तख्ते थे, तहखानों में तख्ते थे, उन सबको हटाया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि लोग अपने तहखानों में धन छुपाते हैं। तो वो सब तोड़े गए, लूटा गया। 57 दिन बिताने के बाद नादिर शाह ने 16 मई 1739 को दिल्ली को छोड़ दिया। नादिर शाह वापसी में मुगलों की 8 पीढ़ियों की अकूत संपत्ति और खजाना लेकर जा रहा था। उसका सबसे बड़ा इनाम तख्त ताऊस था, जिसमें कोहिनूर और तिमूर माणिक के जड़े हुए थे। लूट का सामान 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों से खींची जा रही अलग अलग गाड़ियों पर लदा था। इतना खजाना लूट के लेके गए हैं कि 3 साल तक उसने टैक्सेस नहीं ली। कोहिनूर और अकूत धन संपत्ति के साथ नादिर शाह दिल्ली से चला गया, लेकिन दिल्ली फिर वो दिल्ली कभी नहीं बन पाई। मुगलों की वैभवशाली कहानी का अंत शुरू हो गया। नादिर शाह के बाद फिर से अफगानिस्तान के रास्ते लुटेरों का भारत आना शुरू हो गया। यूरोप से ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल की साम्राज्यवादी शक्तियां भारत में पांव फैलाने लगी और भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया।